नमस्कार दोस्तों। आज हम सब यूपी टेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे। आज का जो पेपर हम सब सॉल्व करेंगे दोस्तों वह आपका 18 नवंबर 2018 में पूछा गया था। अगर आप इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। यहाँ पे आपको यूपी टेट के लिए सभी सब्जेक्ट का वीडियो और PDF उपलब्ध कराया जाएगा। आज का जो पेपर हम सब सॉल्व करेंगे दोस्तों, अगर आपको उसकी PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके PDF को प्राप्त कर सकते हैं। अब टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। अभी तक जितने टेट हुए हैं दोस्तों 2011 से लेकर 2022 तक सभी को यहाँ पे सॉल्व कराया जाएगा ईयर वाइज। चलिए हम सब क्वेश्चन को शुरू करते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है दोस्तों, पहले हम सब बाल विकास को इसमें कवर करेंगे। पहला क्वेश्चन है, कोहलर यह सिद्ध करना चाहता था कि सीखना, ऑप्शन नंबर पहला है, एक ऐसी स्थिति है जिसमें व्यक्ति पशु से श्रेष्ठ है। ये दूसरा है, स्वायत्त यादृच्छिक क्रिया है या फिर संज्ञानात्मक संकारी है या फिर परिस्थिति के विभिन्न अंगों का प्रत्यक्षीकरण है। इसमें आपका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, संज्ञानात्मक संकारी है। अब दोस्तों जो कोहलर हैं वो मानते थे कि अंतर्दृष्टि या सूझ को अधिगम में महत्वपूर्ण माना है। किसको अंतर्दृष्टि या सूझ को। अब जब सूझ की प्रक्रिया है ये वह एक संज्ञानात्मक प्रक्रिया है। कैसी प्रक्रिया है? संज्ञानात्मक। जो सूझ की प्रक्रिया है वह संज्ञानात्मक प्रक्रिया है। इसीलिए ऑप्शन आपका ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर है। अगला इसमें क्वेश्चन है, कह रहे हैं किसी भी नई भाषा को सीखने के लिए कहाँ से प्रारंभ किया जाना चाहिए। जैसे आप कोई भी नई भाषा सीख रहे हैं तो कहाँ से आपको प्रारंभ करना चाहिए वह पूछ रहे हैं। पहला ऑप्शन है अक्षरों व शब्दों के मध्य साहचर्य से, या फिर वाक्य के निर्माण से, शब्द के निर्माण से, उपयुक्त से कोई नहीं। देखिए दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अक्षरों व शब्दों के मध्य साहचर्य से। क्योंकि दोस्तों जो सीखने की प्रक्रिया होती है एक क्रम में होती है। ऐसा नहीं कि कोई बालक है पहले वह शब्द ही बना लेगा, पहले वाक्य बना लेगा। नहीं, पहले बच्चा अक्षर को चीनेगा, अक्षर से फिर शब्द बनाएगा, शब्द से फिर वाक्य बनाएगा। इसलिए ऑप्शन आपका अक्षरों व शब्दों के मध्य साहचर्य से। चलिए हम सब आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। करें कि समावेशी कक्षा में किस प्रकार के छात्र शामिल होते हैं। कैसी कक्षा में? जो समावेशी कक्षा होती है। ऑप्शन है पहला, केवल विशिष्ट छात्र, सामान्य और विशिष्ट छात्र, या फिर केवल सामान्य छात्र, या फिर बहुभाषी और प्रतिभाशाली छात्र। देखिए दोस्तों समावेशी कक्षा की जब भी बात हो तो वहाँ पे सभी बच्चों को साथ में लेके चलने के होते हैं। देखिए पहला ऑप्शन आपका होगा नहीं, इसमें बोल रहा है केवल विशिष्ट, जो केवल विशिष्ट छात्र हैं हम उन्हीं को सिर्फ थोड़ी लेंगे। दूसरा है सामान्य और विशिष्ट, यह ऑप्शन आपका राइट आंसर है। केवल सामान्य छात्र, बहुभाषी और प्रतिभाशाली, ये भी आपका गलत होगा। यहाँ पे इसका मतलब हो गया जो बच्चे सामान्य हैं और जो बच्चे विशिष्ट हैं सभी को एक साथ हम शिक्षा देंगे। समावेशी कक्षा का यही तात्पर्य होता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कहने के अधोलिखित में गणित संबंधी अधिगम अक्षमता को कौन सा पद परिभाषित करता है। जो गणित संबंधी विकार होते हैं उसको आपको बताना है। पहला कह रहे हैं कि निरस्ता संबंधी दोष, पठन दोष, गणना दोष, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। जब गणित की बात हो रही तो जाहिर सी बात है दोस्तों कि गणना ही दोष होगा। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। इसको आप इंग्लिश में भी जानते रहिए, इंग्लिश में इसे डिसकैलकुलिया कहते हैं। यह विकार होता है, जिस बच्चे में यह विकार होता है वह जोड़ घटाने में समस्या होती है, गणित के चिन्ह को पहचानने में समस्या होती है, कोई सामान खरीदा जैसे जो कॉइन होते हैं पैसा गिनने में समस्या होती है। इस प्रकार के दोष इसमें पाए जाते हैं डिसकैलकुलिया में। अगला क्वेश्चन है, समावेशीकरण की सफलता के लिए आवश्यक है। समावेशीकरण की सफलता के लिए क्या आवश्यक है उसको आपको बताना है। पहला है क्षमता निर्माण का अभाव, अभिभावकों की भागीदारी का न होना, या फिर अलगाव या फिर संवेदनशीलता। इसमें आपका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, संवेदनशीलता। जो समावेशीकरण की सफलता के लिए आवश्यक है वह क्या है? संवेदनशीलता। अब दोस्तों जब संवेदनशीलता रहेगी, जो बच्चे विशिष्ट होते हैं तो फिर वो अपने आप को अलग नहीं समझेंगे। जब
जब संवेदनशीलता रहेगी तभी समावेशीकरण की सफलता के लिए यही आवश्यक है। हम सब अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे संवेग की बात हो रही है। कह रहे हैं कि निम्न में से कौन सा संवेग का तत्व नहीं है। ऑप्शन है व्यवहारात्मक, या फिर दैहिक, या फिर संज्ञानात्मक, या फिर संवेदीन। अब संवेग की बात करें तो ये तीनों आपके हैं, व्यवहारात्मक भी है, दैहिक भी है, संज्ञानात्मक भी है, लेकिन आपको जो संवेदी है वह संवेग का तत्व नहीं है, बाकी सभी हैं। अब देखिए, अगर इसको हम और समझने का प्रयास करें तो दोस्तों, अब देखिए दोस्तों, अगर हम संवेग की बात करें तो जब आदमी के अंदर संवेग उत्पन्न होता है तो दो ही चीज़ पे प्रभाव डालता है, एक शारीरिक पे, एक मानसिक पे। अगर हम शारीरिक पे बात करें, जैसे किसी अंदर के संवेग उत्पन्न हो गया तो फिर वह, काफ़ी लोग होते हैं जैसे जल्दी जल्दी सांस लेने लगते हैं, रक्तचाप बढ़ जाता है, यह सब शारीरिक प्रभाव डालता है। और अगर मानसिक प्रभाव की हम सब देखें तो कोई चीज़ जैसे एकाएक आदमी शिथिल हो जाए, कुछ सोचने लगे, यह जो है मानसिक प्रभाव डालता है। जो संवेग होता है, संवेग दो ही प्रकार से प्रभाव डालता है आदमी के ऊपर, मानसिक और शारीरिक। अगला क्वेश्चन है, कहने के संज्ञानात्मक क्षेत्र का सही क्रम आपको बताना है। पहला है ज्ञान, अनुप्रयोग, अवबोध, विश्लेषण, संश्लेषण, मूल्यांकन। फिर है मूल्यांकन, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण, अवबोध, ज्ञान। फिर है मूल्यांकन, संश्लेषण, विश्लेषण, अनुप्रयोग, अवबोध, ज्ञान। या फिर लास्ट है ज्ञान, अवबोध, अनुप्रयोग, विश्लेषण और संश्लेषण और मूल्यांकन। देखिए दोस्तों, इसमें अगर हम समझने का प्रयास करेंगे तो मूल्यांकन जो होता है वो लास्ट में ही होता है। तो ये दो ऑप्शन आपका कट जाएंगे पहले ही, बी सी। किसी चीज़ का मूल्यांकन आप लास्ट में ही करेंगे ना, ऐसा तो है नहीं कि आप शुरू में ही बच्चे का मूल्यांकन कर लें, बच्चा कैसा है। मूल्यांकन का काम लास्ट में होता है। अब आपका ऑप्शन ए सही हो सकता है और बी सही हो सकता है। अगर इसको हम और अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे तो से ज्ञान इसमें भी है, इसमें भी है, मतलब पहला ऑप्शन ज्ञान रहेगा, इसमें अनुप्रयोग दे दिया है, इसमें अवबोध दे दिया गया है। हम पहले अनुप्रयोग थोड़ी चेक करेंगे, पहले हम अवबोध करेंगे, फिर अनुप्रयोग, फिर विश्लेषण, फिर संश्लेषण, फिर मूल्यांकन। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। इसी तरीके से अगर आप ऑप्शनों को छाटेंगे तो आप जल्दी से आंसर लगा सकते हैं और समझ सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, इसका जो है आपके ब्लूम महोदय थे, वह इसको तीन क्षेत्रों में शुरू में तीन क्षेत्रों में भागे थे। पहला था संज्ञानात्मक क्षेत्र, और भावात्मक क्षेत्र और मनोज्ञातात्मक क्षेत्र में से बांटे थे। लेकिन इन्होंने ही 1956 में, कौन, ब्लूम ने ही 1956 में इसको कितने क्षेत्रों में बांट दिया, 6 क्षेत्रों में बांट दिया। कौन कौन से, ज्ञान, अवबोध, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण, मूल्यांकन। कभी भी अगर एग्जाम में पूछे कि यह इसका विभाजन कौन किया था, तो इसका विभाजन ब्लूम महोदय ने किया था। चलिए हम सब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। कह रहे हैं कि निम्न में से कौन सा अच्छे शिक्षण की विशेषता नहीं है। यहाँ पे नहीं पूछा, इसको आप ध्यान दीजिएगा, जो निगेटिव होगा वही जाएगा उस नहीं के साथ। पहला है स्वेच्छाचारी, जनतांत्रिक, सहानुभूतिपूर्ण, या फिर वांछनीय सूचनाएं देने वाला। अब इसमें नहीं पूछा है तो नहीं आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, स्वेच्छाचारी। अब देखिए दोस्तों, ये जो स्वेच्छाचारी होता है, शिक्षण वातावरण अच्छे शिक्षण की विशेषता नहीं है, बाकी सभी विशेषताएं हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की हम सब बात करते हैं। कह रहे हैं कि अल्फ्रेडा का प्रत्याशा सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था। कौन सा सिद्धांत, अल्फ्रेडा का प्रत्याशा का सिद्धांत। ऑप्शन है विक्टर ब्रूम, मास्लो, या फिर हर्जबर्ग, या फिर स्किनर। इसमें आपका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर है विक्टर ब्रूम। अगर इसको हम और अच्छे से समझने का प्रयास करें तो अगर इसके हम सन की बात करें, जैसे इस ब्रूम ने इसको 1964 में किया था प्रतिपादन। कितने सन में, 1964 में किया था। इसको आप ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कह रहे हैं कि अग्रिम व्यवस्थापक प्रतिमान किस परिवार से संबंधित है। कौन सा, अग्रिम व्यवस्थापक प्रतिमान। पहला है व्यक्तिक सामाजिक अंतःक्रिया, और अगला है सूचना प्रत्यारण, या फिर व्यवहार परिमार्जन। इसमें आपका राइट आंसर होगा दोस्तों
अग्रिम व्यवस्थापक पूछ रहा है तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर है, सूचना प्रक्रियाकरण। अब दोस्तों जो आपके ब्रूस आर जोयस तथा मार्सवेल थे, इन्होंने जो है शिक्षण प्रतिमान को 4 भागों में बांटा था। उनकी एक पुस्तक थी जिसका नाम था मॉडल्स ऑफ टीचिंग, मॉडल्स ऑफ टीचिंग नाम था। उसमें इन्होंने शिक्षण प्रतिमान को 4 भागों में बांटा था, जिसका था पहला था अंतः प्रक्रिया स्रोत, सूचना प्रक्रियाकरण, और तीसरा था व्यक्तिगत स्रोत प्रतिमान, और चौथा था व्यवहार परिवर्तन स्रोत प्रतिमान। यही 4 भागों में बांटा था। फिर इसके भी अलग अलग पार्ट हैं। अगला क्वेश्चन हम सब देखते हैं। कह रहे हैं कि कौशलों के स्थानांतरण के लिए कौन सा उपयोगी है। कौशलों के स्थानांतरण के लिए कौन सा उपयोगी है, ऑप्शन आपको बताना है। कौशल अंतरण एक गति है ना कि उद्देश्य। अगला है रेखीय अभिक्रम या फिर शाखीय अभिक्रम या फिर तैयारी और अर्जन। इसमें आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। कौशल अंतरण एक गति है ना कि उद्देश्य है। जैसे कौशलों की अगर हम सब बात करें, जैसे बच्चा लिख रहा है तो यह भी एक कौशल है। बच्चा साइकिल चला रहा है तो यह भी है उसका एक कौशल है। वह जो काम करता है वह कौशल के अंतर्गत आता है। कौशलों के जरिए जैसे कोई भी जटिल कार्य रहता है तो कौशल के जरिए से बच्चा साइकिल चला रहा है तो चलाना मतलब एक ही बार में नहीं सीख सकता। पहले तो वह देखेगा तो उसको लगेगा ना कि बहुत जटिल कार्य है, साइकिल हम नहीं चला पाएंगे। लेकिन वह जब प्रैक्टिस करेगा डेली तो फिर वह उसके लिए आसान हो जाएगा। कौशलों के ही जरिए से ही कोई काम आसान हो जाता है। अगर इसे हम और समझने का प्रयास करें तो कौशल अंतरण एक प्रकार की यात्रा है, ना कि लक्ष्य या उद्देश्य है। इसको आप ध्यान दीजिएगा। कौशलों का हम लक्ष्य उद्देश्य नहीं मान के चलते हैं। इसका मतलब होता है कि यह एक यात्रा के ही प्रकार का है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। इसमें कह रहे हैं कि निम्न में से कौन सा शिक्षण का सूत्र नहीं है। शिक्षण का सूत्र नहीं है उसको आपको बताना है। सरल से कठिन की ओर, अनिश्चित से निश्चित की ओर, दृश्य से अदृश्य की ओर, निगमन से आगमन की ओर। देखिए दोस्तों, ये तो आपका सही है। सरल से हम कठिन की ओर जाएंगे। फिर इसके बाद अनिश्चित से निश्चित की ओर, जैसे हम पहले चीज़ कोई देख रहे हैं, बच्चा कोई चीज़ देखा उसके बारे में नहीं जान रहा है, फिर वह धीरे धीरे उसके बारे में जानने जाएगा। पहले लिए उसके अनिश्चित है ना कि नहीं जानकारी है, फिर निश्चित होगा। फिर दृश्य से अदृश्य की ओर, पहले वो चीज़ की देखेगा, फिर कोई चीज़ देख लिया कि हाँ कोई चीज़ है, फिर उसको बिना देखे भी वो समझ सकता है कि हाँ वह चीज़ ऐसी थी, मतलब उसका डिजाइन हर चीज़ समझ सकता है। फिर है निगमन से आगमन की ओर। अब बच्चों को हम कोई चीज़ पहले पढ़ा रहे हैं तो पहले हम उसे सूत्र ही बता दें, ऐसा नहीं है। पहले उसे दिखाएं, समझाएं, फिर उसके बारे में हम विस्तार पूर्वक समझाएंगे, समझ जाएगा। ये ऑप्शन आपका गलत होगा। इसमें लिख रहा है पहले आप नियम बताइए। यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी में कह रहे हैं कि इसमें नहीं पूछा, इसको आप ही ध्यान दीजिएगा, तो नहीं हमको बताना है। नियम निगमन से आगमन की ओर, ऑप्शन नंबर डी इज राइट। पहले हम नियम नहीं बताना है इसमें। और इसके बाद भी और प्रक्रिया होती हैं। जैसे अगर हम बात करें तो ज्ञात से अज्ञात की ओर, स्थूल से सूक्ष्म की ओर, इस तरीके से और भी प्रक्रिया होती हैं। अगला क्वेश्चन है, करें सूक्ष्म शिक्षण चक्र का प्रथम पद होता है। ऑप्शन है प्रतिपुष्टि, शिक्षण, योजना बनाना, प्रस्तावना बनाना। जो आपका सूक्ष्म शिक्षण होता है, आप सबको पता ही होगा, जितने लोग भी बीएड बीटीसी किए हैं उसमें होता है कि शिक्षण प्रक्रिया होती है कि सूक्ष्म शिक्षण बनाना है, प्रस्तावना, कौशल, ये सब करना होता है। जो प्रथम पद होता है उसको आपको बताना है। जो प्रथम चक्र होता है उसको आप बताइए पहले क्या करेंगे। पहले आप प्रतिपुष्टि करेंगे कि शिक्षण करेंगे कि या फिर योजना बनाना होगी कि प्रस्तावना होगा। देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो आप योजना ही बनाएंगे ना कि हमको क्या पढ़ाना है, कैसे करना है। अगर इसकी प्रतिपादन की बात करें, इसे कौन किया था, फिर इसका प्रतिपादन जो है A.W. एलन ने किया था। कौन? A.W. एलन इसके जन्मदाता माने जाते हैं। इन्होंने किस चक्र में इसको बांटा था, इसको हम समझते हैं। इन्होंने सबसे पहले बताया था कि सबसे पहले पाठ योजना बनाना है, फिर उसके बाद आप शिक्षण करेंगे, फिर प्रतिपुष्टि करेंगे, फिर पुनः नियोजन करेंगे, फिर पुनः शिक्षण, फिर पुनः प्रतिपुष्टि। ये प्रक्रिया है बताए थे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम सब समझते हैं।
यहाँ पे कह रहे हैं कि निम्न में से कौन सा अवबोध स्तर के शिक्षण में शामिल है। किस स्तर पे? अवबोध स्तर के शिक्षण में शामिल है। ऑप्शन है पृथक्करण। देखिए दोस्तों, आप पूरे यूपी टेट के एग्जाम में कभी भी इस तरीके से विकल्प नहीं चुनना है जहाँ पे पृथक्करण हो। अलगाव करना, तुलना करना, एक दूसरे से तुलना करना, अनुप्रयोग करना, गलत ऑप्शन आपको चुनना ही नहीं है। क्योंकि आपको बच्चों के हर समय पॉजिटिव देना है, उसकी गलती को आप सकारात्मक लेना है। गलती को उसका गलत नहीं मानना कि वह गलती कर रहा है, उसको आपको सकारात्मक रूप में लेना है। देखिए यहाँ पे पृथक्करण ये भी आपका नहीं होगा, अनुप्रयोग भी नहीं होगा, तुलना करना तो होगा ही नहीं, अन्वेषण उसको मतलब खोजबीन तरीका, ये आपका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। अगर इसे बोध स्तर की बात हो रही है तो इसके और भी स्तर सोपान होते हैं, उसको भी हम आपको यहाँ पे बता देते हैं। जैसे अन्वेषण था आपका, एक ये था, फिर इसके बाद आता है प्रस्तुतिकरण आता है, आत्मीकरण तथा परिपाक आता है, वर्णन तथा अभिव्यक्तिकरण आता है। यह भी इसके अवबोध के सोपान हैं। अगला क्वेश्चन है, शैक्षिक सुधारों में प्रभावी विकेंद्रीकरण तभी संभव होगा। ऑप्शन है आपके पास, एक मिनट दोस्तों, हाँ यही कह रहे हैं कि शैक्षिक सुधारों में प्रभावी विकेंद्रीकरण तभी संभव होगा। पहला है जब खंड व संकुल संदर्भों केंद्रों की भागीदारी बढ़े, या फिर दूसरा है स्थानीय संदर्भों व्यक्ति उपलब्ध हो, या फिर अध्यापकों के पास संसाधन और प्रसाधनिक सामग्री भी मौजूद हो। इसमें आपको चुनना है, पहला है पहला और तीसरा सही, दूसरे में है पहला और दूसरा सही, और तीसरे में है दूसरा और तीसरा सही, और चौथे में है पहला और दूसरा सही। इसमें आपका राइट आंसर होगा दोस्तों, इसमें ये तो तीनों ऑप्शन सही होगा। यहाँ पे ढका हुआ है कि हाँ पहला, और इसमें ऑप्शन नंबर आपका डी सही होगा। यहाँ पे तीसरा नहीं दिख रहा था, पहला दूसरा तीसरा तीनों इसमें आपके सही आंसर है। अब इसमें अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कह रहे हैं कि एक छात्र पढ़ रहा है, उसका नाम लेकर किसी ने बुलाया, निम्न में से किस संवेदना द्वारा वह छात्र अपनी अनुक्रिया प्रकट करेगा। दृष्टि संवेदना, स्पर्श संवेदना, ध्वनि संवेदना, या फिर प्रत्यक्षण संवेदना। अब देखिए दोस्तों, उसका नाम लेकर कोई बुलाया, वो देखा तो है नहीं ना, छुआ तो है नहीं, स्पर्श लिखा है। इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी ध्वनि संवेदना, वह सिर्फ सुन के ही तो वो समझ गया, उसका नाम लेकर बुलाया, समझ गया कि हमको बुला रहे हैं, वह सिर्फ ध्वनि से ही समझ गया। इसलिए ऑप्शन इसमें आपका सी सही होगा। अगर कोई देख के कोई संवेदना व्यक्त करता तो फिर वो आपका दृष्ट होता। कोई छू के अगर कुछ आपको कोई टच करके कोई इशारा करे कुछ बताए तो फिर वह स्पर्श संवेदना में आएगा। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कह रहे हैं कि पियाजे के सिद्धांत के अनुसार पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की अवधि क्या है। आपको बताना है 4 से 8 साल, या फिर जन्म से 2 साल, या फिर 2 से 7 साल, 5 से 8 साल। पहले तो ये समझ लीजिए, जो पियाजे का सिद्धांत था इसको 4 अवस्थाओं में इन्होंने बांटा था, जिसमें आपका पहला था संवेगात्मक गामक अवस्था, जो आपका था जन्म से 2 वर्ष। कितना था? जन्म से 2 वर्ष तक आपकी कौन सी अवस्था आएगी पियाजे के अनुसार? वह आपकी आएगी संवेगात्मक गामक अवस्था। इसके बाद आता है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जो आपका 2 से 7 वर्ष था। फिर इसके बाद आता है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जो कि आपका 7 से 11 वर्ष था। फिर आता है आपका औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, जो आपका 11 से 14 वर्ष तक था। यही पियाजे का सिद्धांत था। चलिए हम सब आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे अगले क्वेश्चन की बात करें, निम्न में से कौन सी बाद की बाल्यावस्था की बौद्धिक विकास की विशेषता नहीं है। यहाँ पे बाल्यावस्था के बाद की बात करें तो बाल्यावस्था आपका पहले हम ऑप्शन समझ लेते हैं। इसमें पहला ऑप्शन है भविष्य की योजनाओं की सूझबूझ, विज्ञान की काल्पनिक कथाओं में अधिक रुचि, या फिर बढ़ती हुई तार्किक शक्ति, या फिर काल्पनिक भयों का अंत। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन समझने की बात कर रहा है, बाल्यावस्था के बाद की बात कर रहा है। पहला आता है आपका शैशवावस्था, फिर उसके बाद आता है बाल्यावस्था। बाल्यावस्था के 2 भाग होते हैं, उसको आपको इसमें नहीं समझना है। फिर बाल्यावस्था के बाद आता है आपका किशोरावस्था। यहाँ पे किशोरावस्था की बात कर रहे हैं।
यहाँ पे लिखा है ना, कौन सी बात की बाल्यावस्था की बौद्धिक विकास की विशेषता नहीं है। अब देखिए, विज्ञान की कल्पनाओं कथाओं में अधिक रुचि, जब बच्चा किशोरावस्था में होता है इसमें रुचि लेता है वह। बढ़ती हुई तार्किक शक्ति, यह भी किशोरावस्था की विशेषता है। काल्पनिक भयों का अंत, ये भी किशोरावस्था की विशेषता है। लेकिन ये भविष्य की योजनाओं की सूझबूझ, भविष्य मतलब उसकी सूझबूझ किशोरावस्था में नहीं होती है। चलिए हम सब अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, कह रहे हैं निम्न में से कौन से मनोवैज्ञानिक भाषा विकास से संबंध है। कुछ नीचे मनोवैज्ञानिक दिए गए हैं, उसमें से आपको बताना है किसका संबंध भाषा विकास से है। पावलोव हैं या फिर बेने हैं, अगला है चॉम्स्की हैं या फिर मास्लो हैं। जैसे कि आप सबको पता होगा दोस्तों कि जो भाषा विकास के संबंध में जिसका संबंध है वह सबसे वो है चॉम्स्की का। इन्होंने भाषा अधिगम और अर्जन का बताया था कि जन्मजात बच्चे के अंदर जन्मजात इसकी प्रक्रिया होती है। इसमें आपका राइट आंसर सी होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें आपका थॉर्नडाइक ने अपने सिद्धांत को किस शीर्षक से सिद्ध किया है। ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर पहला संज्ञानात्मक अधिगम, अधिगम के प्रयास एवं भूल, या फिर संकेत अधिगम, या फिर स्थान अधिगम। इसमें आपका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, जो थॉर्नडाइक थे, अधिगम एवं प्रयास एवं भूल। जो थॉर्नडाइक महोदय थे, इन्होंने अपने सिद्धांत अधिगम के प्रयास एवं भूल का सिद्धांत शीर्षक से सिद्ध किया था। चलिए हम सब अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहे हैं कि गिरोह अवस्था किस आयु वर्ग एवं विलंब विकास से संबंधित है। जो कि गिरोह अवस्था है वो किससे संबंधित है, इसको आपको बताना है। ऑप्शन है पहला 16 से 19 वर्ष नैतिकता, या फिर 3 से 6 वर्ष ये भाषा, या फिर अगला है 8 से 10 वर्ष सामाजिकरण, या फिर 16 से 19 संज्ञानात्मक। इसमें आपका दोस्तों जो पूछ रहा है, इसमें आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 8 से 10 वर्ष सामाजिकरण। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो सामाजिकरण की बात है, गिरोह अवस्था जो है सामाजिकरण से ही संबंधित है। इस अवस्था में इसे सामाजिकरण की अवस्था जो होती है, इसमें बालक जो अपने समूह का सक्रिय सदस्य बन जाता है। बालक के ज़्यादा से ज़्यादा टोली बना के रहता है, गिरोह बना लेता है, इसी तरीके से होता है। ये आपका आएगा 8 से 10 वर्ष सामाजिकरण में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहे हैं पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की तृतीय अवस्था निम्न में से कौन सी है। तृतीय अवस्था बताना है पियाजे के अनुसार। अभी जस्ट हमने ऊपर चर्चा किया था दोस्तों, आपको बताए थे इनकी 4 अवस्थाएं होती हैं। इसमें आपको तृतीय अवस्था बता रहे हैं। पहला ए ऑप्शन दे रहे हैं, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। ये तो आपका चौथा ऑप्शन था, जो कि आपका था 11 से 14 वर्ष। फिर इसके बाद आता है मूर्त पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। जो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था होता है दूसरा होता है। फिर इसके बाद मूर्त संक्रियात्मक अवस्था होता लिखा है। फिर इसके बाद लिखा है संवेगात्मक गमक अवस्था। यह आपका पहला अवस्था होता है जो जन्म से 2 वर्ष तक होता है। ऑप्शन नंबर आपका सी इज राइट आंसर है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। यही चारों अवस्थाएं पियाजे की हैं। जब भी क्वेश्चन बनता है इन्हीं से बनता है, इसको आप ध्यान दीजिएगा। अब जैसे मूर्त संक्रियात्मक अवस्था की बात हो रही थी, इसमें जो है बालक ना अंतर करना समझ लेता है, तुलना करना समझ लेता है, वस्तुओं देखकर उसको चिंतन करना प्रारंभ कर देता है इस अवस्था में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहे हैं कि निम्न में से अधिगम में योगदान देने वाले मनोवैज्ञानिक कारकों में कौन सा शामिल नहीं है। ऑप्शन है अधिगम की इच्छा, प्रेरणा, रुचि, विषय वस्तु का स्वरूप। इसमें अधिगम में योगदान देने वाले मनोवैज्ञानिक कारकों में शामिल नहीं, इसको पूछा है। ये सब शामिल है, अधिगम की इच्छा भी शामिल है, प्रेरणा भी शामिल है, रुचि भी शामिल है, विषय वस्तु का स्वरूप, ये जो ऑप्शन नंबर आपका डी है यह नहीं शामिल है। इसलिए नहीं का आंसर नहीं के साथ चला जाएगा। इसे जो आपका 3 ऑप्शन है मनोवैज्ञानिक में शामिल है, इसके बाद भी बहुत चीज़ है, जैसे बुद्धि है,
आवृत्ति है, परिपक्वता है, ये सब भी आपके मनोवैज्ञानिक में शामिल होते हैं। इसको आप ध्यान दीजिए, ऐसा नहीं सिर्फ 3 ही चीज़ हैं, इसके बाद भी और भी चीज़ें हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से सामाजिक मूल्य कौन सा है? इसमें आपको सामाजिक मूल्य बताना है। सहायता परक व्यवहार, प्राथमिक लक्ष्य, मूल्य प्रवृत्ति या फिर आक्रामकता की आवश्यकता। इसमें आपका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, सामाजिक मूल्य जो है आपका सहायता परक व्यवहार। अगर इसे सामाजिक मूल्य की बात करें तो इसमें जैसे सामाजिक मूल्य होता है आपका मैत्री भाव हो गया, समाजवाद हो गया, भाईचारा हो गया, टीम भावना हो गया, कर्तव्य भावना हो गया, यह सब आपके सामाजिक मूल्य के अंतर्गत आते हैं। अगला क्वेश्चन है, पश्य अन्वेषण तथा साधन साक्ष्य विश्लेषण निम्न में से किसके उदाहरण हैं? इसको आपको बताना है। स्वतः शोध, एल्गोरिथम या फिर मानसिक वृत्ति या फिर प्रक्रियात्मक स्थिरता। इसमें आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, स्वतः बोध। क्या होता है दोस्तों? स्वतः बोध। अब देखिए दोस्तों, पश्य अन्वेषण की अगर हम सब बात करें तो इसमें जैसे बालक होता है, इसमें सभी विकल्पों को ढूंढने का नहीं प्रयास करता हुआ है, सिर्फ उसी विकल्प को ढूंढता है जिससे उसका समस्या का समाधान हो सकता है। इसीलिए एक होता है आपका पश्य अन्वेषण तथा साधन साक्ष्य विश्लेषण, इसकी 2 प्रमुख विधियां हैं, इसको आप ध्यान दीजिएगा। इसीलिए ऑप्शन नंबर ए आपका राइट है इसमें। अगला क्वेश्चन इसमें है, करें सीखने के वक्र अभ्यास द्वारा सीखने की मात्रा, गति और प्रगति की सीमा को ग्राफ पर प्रदर्शित करते हैं, यह किसने कहा है? ऑप्शन है आपका स्किनर या फिर रास या फिर एबिंगहॉस या फिर इनमें से कोई नहीं। अब देखिए दोस्तों, ये जो ऑप्शन इसमें क्वेश्चन है, सीखने के वक्र अभ्यास द्वारा सीखने की मात्रा, गति और वह सीमा को ग्राफ पर प्रदर्शित करते हैं, यह ना स्किनर कहे हैं, न यह किसने कहा इसको पूछा है, नौरास कहे हैं, ना एबिंगहॉस कहे हैं। यह जो कहे थे गेट्स व अन्य के हैं, गेट्स व अन्य के हैं। इसलिए इसमें से कोई भी ऑप्शन नहीं सही है। आयोग इस पे सभी को एक समान नंबर दिया था। चलिए हम सब अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहे हैं कि निम्न में से कौन सा थार्नडाइक के अधिगम, निम्न में से कौन से थार्नडाइक के अधिगम के प्राथमिक नियमों में शामिल नहीं है? ऑप्शन है सहचार्यात्मक स्थानांतरण का नियम, अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम या फिर तत्परता का नियम। इसमें कौन शामिल नहीं है, इसको निगेटिव देखना है। इसमें आपका है जो था सहचार्यात्मक स्थानांतरण का नियम, यही शामिल नहीं है, बाकी सभी शामिल है। अधिगम का, अभ्यास का नियम भी शामिल है, प्रभाव का नियम भी शामिल है और तत्परता का नियम भी शामिल है। अब जो थार्नडाइक थे, इनके जो है 3 मुख्य नियम थे, 3 मुख्य नियम थे और 5 इनके गौण नियम थे। कितने? 5 गौण नियम थे। अगर इनके मुख्य नियमों की बात करें तो पहला था इसमें अभ्यास का नियम, फिर दूसरा था प्रभाव का नियम और तीसरा था तत्परता का नियम। और अगर गौण नियमों की हम सब बात करें तो इसमें पहला था इसमें बहु अनुक्रिया का नियम, मनोवृत्ति का नियम, आंशिक क्रिया का नियम, सादृश्यता का नियम और सहचारात्मक रूपांतरण का नियम। चलिए हम सब आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहे हैं अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत किसके अनुकूल पर बल देता है? ऑप्शन है आपके पास तर्क पर, व्यवहार पर या फिर चिंतन पर या फिर अप्रेरणा पर। इसमें जो है अनुकूलित अनुक्रिया का अगर सिद्धांत देखें तो व्यवहार पर बल देता है। किस पे बल देता है? व्यवहार पर बल देता है। और आपका अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे क्रिया प्रसूत पूछा है। एक मिनट दोस्तों, क्रिया प्रसूत अनुबंधन का दूसरा नाम आपको बताना है। समीपस्थ अनुबंध, नैमित्तिक अनुबंधन या फिर प्राचीन अनुबंध या फिर चिन्ह अनुबंध। इसमें आपका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, नैमित्तिक अनुबंधन। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे सीडीपी का आपका लास्ट क्वेश्चन है।
सीडीपी में लास्ट क्वेश्चन इसमें था आपका है, निम्न में से कौन सी अधिगम की एक विशेषता नहीं है। अधिगम की एक विशेषता पूछा कि जो कि नहीं है, नहीं का आंसर नहीं के साथ जाएगा, जो इसमें गलत होगा। अधिगम का अवलोकन प्रत्यक्ष रूप से किया जा सकता है। अधिगम व्यवहार में अपेक्षाकृत अस्थायी परिवर्तन है, या फिर अधिगम प्राणी की अवृद्धि है, या फिर अधिगम एक लक्ष्योन्मुखी प्रक्रिया है। अब देखिए दोस्तों, इसमें आपका जो कि राइट आंसर है, गलत पूछे तो गलत आपका गलत के साथ चला जाएगा। अधिगम का अवलोकन प्रत्यक्ष रूप से किया जा सकता है। अब कि अधिगम को हम प्रत्यक्ष रूप से कैसे अवलोकन कर सकते हैं। अब बच्चा कोई चीज़ सीख रहा है तो फिर उसको हम कैसे देख सकते हैं, हाँ उस दिखाई तो देगा नहीं उसको, तो इसलिए यह आपका गलत है। इसलिए इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए सही था। यहाँ पे आपका सीडीपी खत्म होती है। अब हम सब हिंदी के शुरू करते हैं दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, जो आपका हिंदी होता है, हिंदी तो सभी के लिए कंपलसरी होता है। हिंदी एक लैंग्वेज है जो सभी के लिए कंपलसरी है, लेकिन एक लैंग्वेज आपका होता है जो ऑप्शनल होता है, जैसे संस्कृत हो गया, इंग्लिश हो गया, उर्दू हो गया। इसमें से आपको कोई एक चुनना होता है। चलिए हम हिंदी को पहले शुरू करते हैं। इसमें कह रहे हैं कि प्रागैतिहासिक में किस उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। किसमें? प्रागैतिहासिक में। उपसर्ग इसमें आपको बताना है, प्राग उपसर्ग है या फिर पाग उपसर्ग है या फिर प्राग उपसर्ग या फिर प्रागैति उपसर्ग है। इसमें आपका राइट आंसर होगा दोस्तों, इसमें आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। प्रागैतिहासिक में उपसर्ग होता है दोस्तों पाग, प्राग। इसमें अगर इसको और हम समझने का प्रयास करते तो अगर जिसे हम इसको अलग करें तो देखो, प्रागैतिहासिक को अगर हम करें तो इसका जो उच्चारित होता है दोस्तों, तो यह व्यंजन संधि के प्रभाव से होता है। जैसे प्रागैतिहासिक शब्द है उच्चारित होता है तो जिसे पाक प्लस ऐतिहासिक लिखते हैं। क्या लिखते हैं? पाक प्लस प्राग प्लस ऐतिहासिक, जिसका मतलब होता है प्रागैतिहासिक। इसीलिए इसको हम ऑप्शन नंबर बी सही किए हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, तुलसीदास किसकी कविता है। इसको आपको बताना है। हरिवंश राय बच्चन की है, मुक्तिबोध या फिर अज्ञेय की है, या फिर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की है। जैसे आपको पता होगा दोस्तों कि तुलसीदास जो है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की है। अगर इसकी कविता को हम समझे तो यह 1938 में लिखा गया था। कब? 1938 में लिखा गया था तुलसीदास। बहुत बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि तुलसीदास कविता किसकी कविता है, तो इसमें पूछ लेता है अगर कहीं तुलसीदास, उसी को लगा देते हैं कि हाँ तुलसीदास की, लेकिन ऐसा नहीं है। तुलसीदास जो है कविता वह सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा लिखा गया था। अगर हम सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के और कृतियों की बात करें तो इसमें इनका जो प्रमुख हैं, जो क्वेश्चन में आपके आते हैं, इसमें इनका था अनामिका था, परिमल था, गीतिका था, कुकुरमुत्ता था। इसी प्रकार से इनकी तमाम रचनाएं थी। चलिए हम सब अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, बहिष्कार का संधि विच्छेद क्या होगा। बहिधनकार होगा, बहिधनस्कार होगा, या फिर बहिष्धन आकार होगा, या फिर बहिर्धनकार होगा। अब अगर बहिष्कार का हम सब बात करें तो बहिष्कार का संधि विच्छेद होता है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए इज राइट होगा, बहिधनकार। अगर इसकी संधि की बात करें तो बहिष्कार में कौन सी संधि, जैसे संधि विच्छेद पूछा है तो संधि कौन सी, इसकी अगर हम सब बात करें तो इसमें विसर्ग संधि है। कौन सा संधि है? विसर्ग संधि है। इसको आप ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, वैदेही वनवास किसकी रचना है। वैदेही वनवास किसकी रचना है। ऑप्शन है आपके पास, मैथिली शरण गुप्त, या फिर अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिवैद, या फिर रामधारी सिंह दिनकर, या फिर श्रीधर पाठक। जो वैदेही वनवास रचना थी दोस्तों वह थी, ऑप्शन नंबर इसमें बी सही होगा, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिवैद की थी। अगर इसकी हम सब रचना की बात करें तो दोस्तों इसकी रचना हुई थी 1941 ईस्वी में हुई थी। कौन किया था? हरिऔध किए थे। अयोध्या सिंह उपाध्याय जिसे हम हरिऔध के नाम से जानते थे। और देखिए अगर इसकी हम बात करें तो यह द्विवेदी युग के कवि थे। किस युग के? द्विवेदी युग के कवि थे। अगर इनकी और हम प्रमुख कुछ रचनाओं की बात करें तो इसमें थी इनका
प्री प्रवास था, कवि सम्राट था, वैदेही वनवास था। इसी तरीके से और भी इनके बहुत सारी रचनाएं थी। हम सब अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहे हैं कि निम्न में से पुल्लिंग का चयन कीजिए। ऑप्शन है पहला फकावज, फहिया, लिखावट या फिर मझधार। इसमें दोस्तों राइट आंसर जैसे पुल्लिंग इसमें होगा दोस्तों आपका पहिया का, पहिया पुल्लिंग है, बाकी सभी पुल्लिंग नहीं है। अब दोस्तों नीचे गद्यांश दिया गया है, गद्यांश को पढ़कर इसमें आपको आंसर देना है। ये बहुत ही इजी होता है, इसको अगर एक बार आप अच्छे से पढ़ लेंगे, जो गद्यांश है इसको आप अच्छे से पढ़ लेंगे तो इसका आंसर आप बहुत आसानी से दे सकते हैं। बस आपको इसको अच्छे से पढ़ना और समझना होगा। इसमें जो पूछ रहा है दोस्तों देखिए, संप्रेषण काल क्या नहीं है, संप्रेषण काल क्या नहीं है, इसको आपको बताना है। ऑप्शन पहले हम समझ लेते हैं इसका क्या है। प्रभावशाली भाषा, अलंकरण है, आत्मविश्वास है या फिर विचारों और भावनाओं को व्यक्त करना। इसमें देखिए दोस्तों, अगर इसमें आपका राइट आंसर अलंकरण है। क्या है? अलंकरण है। अगर हम गद्यांश की बात करें तो गद्यांश बस आपको जो इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन होते हैं उसी गद्यांश से ही होते हैं। ऐसा नहीं कि यह पूछ लिए तो इसके बाहर से क्वेश्चन होगा, इसके बाहर से नहीं। आप जब ये पूरा गद्यांश पढ़ेंगे इसी में से यह क्वेश्चन उठाते हैं, इसलिए यह क्वेश्चन बहुत ही ईजी होता है। यह 90% बच्चों का सही आंसर दे के जाता है, गद्यांश जितने भी रहते हैं। 36 यही था आपका। संप्रेषण काल का इसमें पूछ रहे हैं, संप्रेषण काल का विकास किससे होता है, इसको आपको बताना है। अनन्यास, अभ्यास, भाषण से या फिर विषय की अच्छी पकड़ से। इसमें आपका राइट आंसर होगा दोस्तों, जो संप्रेषण काल का विकास होता है वो इससे अभ्यास से होता है। अगला क्वेश्चन है, कह रहे हैं निम्न में से संयुक्त व्यंजन कौन सा नहीं है। संयुक्त व्यंजन बताना है। त्रय है, ज्ञ है, क्षय, छत्र है और ज्ञ है। इसमें आपका राइट आंसर, जैसे संयुक्त व्यंजन की बात कर रहे हैं तो आपके जो संयुक्त व्यंजन के अंतर्गत आते हैं, छत्र आता है, फिर त्रय आता है, ज्ञ आता है, श्रय आता है, ये आपका संयुक्त व्यंजन है। अब इसमें से समझ लीजिए, आपका जो यह है वह संयुक्त व्यंजन नहीं है, बाकी सारे संयुक्त व्यंजन है। यह में पूछ रहा है मृत्युंजय, मृत्युंजय पद में कौन सा समास है। ऑप्शन है बहुव्रीहि समास, द्विगु समास, कर्मधारय समास, द्वंद्व समास। अब मृत्युंजय की बात हो रही थी, मृत्युंजय में दोस्तों बहुव्रीहि समास होता है। कौन सा? बहुव्रीहि समास है। अगर हम इसका विग्रह करें तो दोस्तों मृत्युंजय, मृत्यु पर विजय प्राप्त करना। किस पे? मृत्यु पर विजय प्राप्त करना, अर्थात कौन है? शिव है। अब इसको अगर हम समझने का प्रयास करें तो कह रहे हैं जब दो शब्दों से मिलकर किसी तीसरे शब्द का विशेषण बन जाए तो वहां पे कौन सा समास होता है? बहुव्रीहि समास होता है। इसको आप ध्यान दीजिएगा। और इसमें एक चीज ये भी होता है कि कोई भी पद प्रधान नहीं होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अलंकार में किस उपसर्ग का प्रयोग है। अलंकार में आपको उपसर्ग बताना है। आप पहला है अलन है, अल है, अल है या फिर अलम है। इसमें दोस्तों आपका होगा ऑप्शन नंबर डी सही। अलंकार में जो उपसर्ग है वह अलम है। और अगर अलम की बात करें तो अलम का शाब्दिक अर्थ होता है भूषण होता है। इसको आप ध्यान दीजिएगा। अलम का शाब्दिक अर्थ क्या है? भूषण है। अलंकार का नहीं, अलम का। इसमें अगला क्वेश्चन है, यह पुस्तक किसकी है। में रेखांकित शब्द का पद परिचय दीजिए। ऑप्शन है गुणवाचक विशेषण, पुस्तक विशेष एकवचन या फिर सर्वनामिक विशेषण, पुस्तक विशेष से एकवचन स्त्रीलिंग या फिर सर्वनाम एकवचन स्त्रीलिंग या फिर संबोधन अव्यय।
अब देखिए दोस्तों, जो यहाँ पे रेखांकित शब्द था वह था यह था, क्या था, यह था। इसको आप ध्यान दीजिएगा। इसमें जो आपका राइट आंसर होगा, इसमें ऑप्शन नंबर बी सही होगा। सर्वनामिक विशेषण, पुस्तक विशेष्य, एक वचन, स्त्रीलिंग। चलिए हम सब आगे बढ़ते हैं। इसमें अगला क्वेश्चन है, विश्लेषण शब्द का विलोम होगा। आपको बताना है विश्लेषण का। ऑप्शन पहला है व्याख्या होगा, विवेचन होगा, संश्लेषण होगा या फिर विभाजित होगा। अब अगर विश्लेषण का हम विलोम समझें, विश्लेषण का विलोम होगा संश्लेषण। क्या होगा? संश्लेषण। हम सब अगला क्वेश्चन देखते हैं। जिनका उच्चारण ऊपर के दांत पर जीभ लगाने से होता है उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन है मूर्धन्य कहेंगे, कंठ कहेंगे, दंत कहेंगे या फिर अनुनासिक कहेंगे। देखिए दोस्तों, जिनका उच्चारण ऊपर के दांतों पर जीभ लगाने से होता है उसे हम क्या कहते हैं? दंत कहते हैं। क्या? दंत। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अगर इसके अंतर्गत दोस्तों त वर्ग के जितने अक्षर होते हैं वह आते हैं। जैसे आपका त हो गया, थ हो गया, द हो गया, त वर्ग के अंतर्गत जितने भी अक्षर आएंगे सभी इसके अंतर्गत आएंगे। चलिए हम सब आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से उस व्यंजन कौन से हैं? उस व्यंजन आपको बताना है। पहला है च छ ज, श श स या फिर अ व स या फिर य र ल व, य र ल। इसमें आपका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, श श स। अगर हम सब उस व्यंजन की बात करें तो दोस्तों जो आपका स हो गया, स हो गया, स और एक होता है, ये आपका उस व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। इसे हम खटखड़ो वाला ख बोलते हैं, लेकिन जो आपका य र ल वह है, ये आपका आएगा अंतस्थ व्यंजन आएगा। उस व्यंजन हो गया स ख स और अंतस्थ व्यंजन हो गया आपका य र ल व। चलिए हम सब आगे बढ़ते हैं। अत्यधिक का विलोम क्या है? अत्यधिक का अनधिगत, अत्यल्प या फिर अत्यधिक या फिर अनधीन। देखिए दोस्तों, अत्यधिक का विलोम जैसे ज़्यादा, ज़्यादा का विलोम कम होता है, तो अत्यधिक ज़्यादा से ज़्यादा है तो फिर अत्यल्प, इसका विलोम होगा दोस्तों अत्यल्प। अगला है ऋतु का विलोम। ऑप्शन है विकर्ण, अनित्र, वक्र, अनैक्य। ऋतु का विलोम दोस्तों होगा ऑप्शन नंबर बी, ऋतु का विलोम अनित्र। देखिए यह शब्द थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है समझने में थोड़ा, लेकिन इसका अर्थ अगर हम समझ लेंगे तो एकदम क्लियर हो जाएगा। अब ऋतु का मतलब होता है जैसे ठीक से जुड़ा हुआ, सत्य हो गया, सही या सुव्यवस्थित होता है, यह ऋतु का मतलब होता है। इसी के जैसे हम सत्य कह रहे हैं कि सत्य का, ऋतु का मतलब होता है सत्य। अगर इसका मतलब सत्य है तो फिर अनित का मतलब असत्य होगा। यही आंसर इसमें सही है। हम सब आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन कह रहे हैं कि संकल्प शब्द में उपसर्ग बताइए। संकल्प में उपसर्ग आपको बताना है। सन उपसर्ग है कि सम उपसर्ग है कि सक उपसर्ग है कि सन के उपसर्ग है। संकल्प में दोस्तों उपसर्ग आपका सम उपसर्ग है। कौन सा? सम उपसर्ग है। इसमें अगला क्वेश्चन है, कह रहे हैं मुझसे खड़ा भी हुआ नहीं जाता। वाक्य में वाच्य आपको बताना है। कृतवाच्य है कि भाववाच्य है कि कर्मवाच्य है कि अन्य है। अगर दोस्तों इसमें हम मुझसे खड़ा भी हुआ नहीं जाता, ये एक जिसे सिर्फ भाव तो बता रहा है ना कि जिसे मुझसे रहा नहीं जाता, खड़ा नहीं हुआ जाता, तो मतलब इसे भाव प्रकट हो रहा है कि मुझसे खड़ा नहीं हुआ जाता। इसमें अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 49। कह रहे हैं तद्भव और तत्सम का कौन सा मेल गलत है? इसमें कुछ आपको शब्द दिए गए हैं,
एक शब्द आपका तद्भव, एक शब्द आपका तत्सम है। इसमें कौन सा शब्द गलत है उसको आपको बताना है। करें लुनाई, लुनाई इसके उसके सामने लिखा गया है लवड़ता या फिर लौंग, लवंग या फिर आंत या फिर आंत्र या फिर आयुष या फिर आदेश। इसमें दोस्तों आपका जो गलत है वह होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, लुनाई और लवड़ता। हम सब अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे कह रहे हैं कि लेखक और उसकी रचना का कौन सा जोड़ा गलत है। स्कंदगुप्त, लक्ष्मी नारायण मिश्र, संस्कृत के 4 अध्याय रामधारी सिंह दिनकर, रमज्ञ रंजन, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। अगला है अशोक के फूल, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। इसमें दोस्तों जो जोड़ा गलत है वह आपका होगा ऑप्शन नंबर ए, स्कंदगुप्त लक्ष्मी नारायण मिश्र। यही जोड़ा गलत है, बाकी सारे जोड़े आपके सही हैं। अगर यह नहीं है तो फिर इसके हैं कौन, इसको आपको हम बता देते हैं। स्कंदगुप्त जो है दोस्तों वह जो है जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित एक नाटक है। क्या है? नाटक है। अगला क्वेश्चन हम सब देखते हैं। करें कवि और उसकी रचना का कौन सा जोड़ा सही नहीं है। करें परिमल सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, शिवराज भूषण भूषण या फिर शब्द रसायन देव या फिर उद्धव शतक भारतेंद्र हरिश्चंद्र। इसमें आपका राइट आंसर होगा दोस्तों उद्धव शतक भारतेंद्र हरिश्चंद्र। यह आपका नहीं है, बाकी सारे जोड़े सही हैं, यही जोड़ा आपका सही नहीं है और गलत गलत के साथ चला जाएगा। अगर इसकी बात करें तो उद्धव शतक के यह रचना जो है दोस्तों उद्धव शतक जगन्नाथ दास रत्नाकर की रचना है, ना कि भारतेंद्र हरिश्चंद्र की है। कह रहे हैं लेखक और उसकी कृति के युग में कौन सा युग गलत है, इसको आपको बताना है। आर्यों का आदिदेश, डॉक्टर संपूर्णानंद या फिर बोलगा से गंगा, राहुल संकृत्यायन या फिर सूरज का 7वां घोड़ा, धर्मवीर भारती, दर्शन दिग्दर्शन रामचंद्र शुक्ल। इसमें आपका जो गलत युग में है दोस्तों वह आपका है दर्शन दिग्दर्शन रामचंद्र शुक्ल। यह इनकी नहीं है, बाकी सारे सही है। ये जो है दर्शन दिग्दर्शन दोस्तों राहुल संकृत्यायन की, हाँ दर्शन दिग्दर्शन जो है दोस्तों राहुल संकृत्यायन की दर्शन विवेचना से संबंधित पुस्तक है, ना कि रामचंद्र शुक्ल की है। चलिए नेक्स्ट हम सब बढ़ते हैं। करें विराम चिन्ह की दृष्टि से कौन सा वाक्य अशुद्ध है। करें हाँ मेरी यही विचार है। अगला है वह ईमानदार, परिश्रमी, कर्मठ और मृदुभाषी है। उसके पास धन, वैभव, नौकर चाकर आदि सभी कुछ था। अगला है आप हमारे घर आना चाहते हैं तो आइए, ठहरना चाहते हैं तो ठहरिए। करें कि ऐसा कौन सा गलत है जहाँ पे आपका विराम चिन्ह नहीं लगना चाहिए। इसमें ऑप्शन नंबर आपका ए, हाँ मेरी यही विचार है, हाँ मेरा यही विचार है, यह आपका अशुद्ध है, बाकी सारे विराम चिन्ह की दृष्टि से सही हैं। ये दोस्तों यहाँ पे कोई विराम चिन्ह नहीं लगा है, हाँ मेरा यही विचार है। यहाँ हाँ के बाद एक विराम चिन्ह लगना चाहिए था, अल्पविराम लगना चाहिए था, हाँ मेरा यही विचार है, तभी आपका राइट आंसर होता। अगला क्वेश्चन है, कह रहे हैं कि निम्न कौन सा शब्द भिन्न अर्थ की प्रकृति है। ऑप्शन है पहला सनातन, चिरंतन। अगला ऑप्शन है शाश्वत, अधुनातन। इसमें दोस्तों आपका राइट आंसर होगा अधुनातन। जिसे अगर अधुनातन शब्द का अर्थ हम समझे तो दोस्तों आज तक घटित काल, जबकि अन्य 3 शब्द लंबे समय से चले आ रहे हैं, सतत कालखंड से हैं। यह जो है आज तक घटित काल है, बाकी 3 लंबे समय से चले आ रहे हैं, घटित कालखंड है। इसको आप ध्यान दीजिएगा।
चलिए अगला क्वेश्चन हम सब देखते हैं। कह रहे हैं कि अर्वाचीन शब्द का विलोम होगा अधुनातन, प्राचीन, अद्यतन या फिर सनातन। इसका दोस्तों विलोम होगा प्राचीन। इसे अर्वाचीन का मतलब होता है कि जैसे नवीन, अर्वाचीन का मतलब नवीन होता है। अब नवीन जैसे कोई चीज़ नया है तो नया का विलोम पुराना ही होगा, तो फिर इसमें प्राचीन, प्राचीन मतलब पुराना हो गया, तो विलोम ऑप्शन बी इज राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहे हैं व्याकरण की दृष्टि से कौन सा शब्द अशुद्ध है? ऑप्शन है विभीषण या फिर बृहड़ी, गृहड़ी, जगतगुरु। व्याकरण की दृष्टि से दोस्तों जो आपका अशुद्ध है ऑप्शन नंबर 20 है, क्योंकि बृहड़ी और इसका जो शुद्ध होगा दोस्तों वह लिखा जाएगा, जो है इस पे आपका छोटी ई की मात्रा रहेगा, बिरहिड़ी, ये आपका सही होगा। इसमें आपको गलत बताना है, कौन सा युग्म गलत है। मुट्ठी गर्म करना, रिश्वत देना, लुटिया डुबोना, सारा काम चौपट होना, सब्ज बाग दिखलाना, हरा भरा कहना, माई का लाल, साहसी व्यक्ति। इसमें आपको गलत बताना है। देखिए मुट्ठी गर्म करना, रिश्वत देना है, ये तो सही है। लुटिया डुबोना, सारा काम चौपट होना, ये भी आपका सही है। सब्ज बाग दिखलाना, हरा भरा करना, ये आपका गलत होगा और गलत गलत के साथ चला जाएगा। सब्ज बाग दिखलाना का मतलब होता है दोस्तों कि लालच देकर बहकाना, ना कि हरा भरा करना। अगला क्वेश्चन है मेरी भव वाधा हरो राधा नागर सोए। इसमें आपका इसको आपको बताना, अगली लाइन है इसका, जातन की झाई परो श्याम हरित दुत हुई। उक्त दोहे में कौन सा अलंकार है, इसको आपको बताना है। श्लेष है, अनियुक्त है, कि यमक है, कि रूपक है। अगर यहाँ पे बात करें तो दोस्तों इसमें आंसर आपका श्लेष भी होगा और रूपक भी होगा, क्योंकि यह जो लाइन है दोस्तों वो बिहारी की लाइन है। इसमें श्लेष और यमक अलंकार का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है, इसमें दोनों अलंकार हैं। अगला क्वेश्चन है, करें कि गौशाला में कौन सा समास है? ऑप्शन है बहुब्री समास है, तत्पुरुष समास है, द्वंद्व समास है, द्विग समास है। अब गौशाला की बात करें तो दोस्तों गौशाला में तत्पुरुष समास है, गौ के लिए शाला है ना, तो इसमें आपका संप्रदान तत्पुरुष समास होगा। अगला क्वेश्चन है, करें देशभक्ति में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास है, द्वंद्व समास है, कर्मधारय समास है, कि द्विग समास है। अब देशभक्ति की बात करें तो इसमें भी दोस्तों तत्पुरुष समास है, इसमें भी देशभक्ति में भी तत्पुरुष समास है। यह तत्पुरुष के अंदर अगर हम सब बात करें तो दोस्तों यह संबद्ध तत्पुरुष समास होगा। यहाँ पे दोस्तों आपका हिंदी भी समाप्त हो गया। अब हम सब ईवीएस को शुरू करते हैं। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे पर्यावरण में शुरू कर रहे हैं। अब कह रहे हैं कि किस वर्ण की उपस्थिति के कारण पौधे हरे होते हैं? ऑप्शन है आपके पास एंथोसायनिन या फिर कैरोटीनॉइड या फिर लाइकोयन या फिर क्लोरोफिल। जो आपको सबको पता होगा दोस्तों, जो पौधे का हरे पत्ते पौधे जो हरे रंग के होते हैं, यह सिर्फ एक कारण से होता है, जिसका नाम है क्लोरोफिल के कारण से पौधे हरे होते हैं। पौधे की पत्तियां हरी होती हैं, यह सब किसके कारण होता है? क्लोरोफिल के कारण होता है। अब देखिए दोस्तों, क्लोरोफिल जो है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में बहुत महत्वपूर्ण होता है। किसमें? प्रकाश संश्लेषण क्रिया में बहुत ही आवश्यक होता है। पौधे के जिन कोशिकाओं में क्लोरोफिल उपस्थित होता है केवल वे ही प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कर पाते हैं। ऐसा नहीं कि
जहाँ क्लोरोफिल नहीं रहेगा वहाँ पे भी प्रकाश संश्लेषण होगा, वहाँ नहीं होगा। जहाँ पे भी क्लोरोफिल उपस्थित होगा वहीं से ही प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हो पाती है। इसको आप ध्यान दीजिएगा। चलिए अगला हम क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे कह रहे हैं कि मानवीय गतिविधियाँ जो पृथ्वी पर जलवायु परिवर्तन के लिए जिम्मेदार हैं। ऑप्शन है पहला, कह रहे हैं कि एरोसोल कौन का उपयोग या फिर वनों का जलाना, कृषि क्रियाकलाप, उपयुक्त सभी। अगर हम सब इसमें बात करें तो दोस्तों सभी होगा, क्योंकि मानवीय गतिविधियों से ही पृथ्वी का विनाश हो रहा है। इसी मानवीय गतिविधियों के ही द्वारा जलवायु परिवर्तन होता है। वनों का जलाना, हम सब वनों को कितने तेज से काट रहे हैं कृषि क्रियाकलाप द्वारा, इसीलिए इसमें आपका ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर होगा। यहाँ पे कह रहे हैं कि यूफॉर्बियस फैमिली की कौन सी फसल है बायोडीजल उत्पन्न करने के लिए जानी जाती है। यह क्वेश्चन दोस्तों हर एग्जाम में मिलता है आपको। बायोडीजल तो यह आपका जेट्रोफा सही होगा। कफर लीफ है या फिर जेट्रोफा है, कैडलांटी है या फिर सर्पगंधा है, तो इसमें आपका जेट्रोफा है। बायोडीजल उत्पन्न करने के लिए जानी जाती है। अब देखिए दोस्तों, जो बायोडीजल पौधा होता है इसके जो बीज होते हैं उसी से 25 से 30% तक तेल निकाला जा सकता है। इसके तेल से दोस्तों कार चलाया जा सकता है, मतलब इसका प्रयोग वाहनों में किया जाता है। अगर हम सब इसीलिए इसे बायोडीजल का पौधा कहा जाता है। अगर इसकी हम बात करें तो पहला बायोडीजल जो संयंत्र बना था वह आपका आंध्र प्रदेश में बना था। कहाँ पे? आंध्र प्रदेश में बना था, जो कि कांकीनाडा स्थान है, वहाँ पे ही बना था। यहाँ पे कह रहे हैं कि जड़ी बूटियों की रानी भारत की सबसे प्रसिद्ध जड़ी बूटी है। इस औषधि पौधे का हिंदू धर्म में महत्व है। इसका वानस्पतिक नाम ओसीमम सैक्टम है। इसको सामान्यतः किस नाम से जाना जाता है? देखिए दोस्तों, यहाँ पे कह रहा है कि धार्मिक महत्व है, औषधि है। अब इतना ज़्यादा आपको हिंट मिल गया, एक भी बार पढ़ने पे आपको तुरंत पता चल जाएगा। पहला ऑप्शन है अजवाइन का फूल, तुलसी, रोजमेरी या फिर धनिया। अब जाहिर सी बात है ना कि धार्मिक महत्व, तुलसी को जैसे हम सब आंगन में लगा के पूजा करते हैं, घर के सामने लगाते हैं, धार्मिक महत्व हो गया। तुलसी का ही औषधि के रूप में भी उपयोग किया जाता है, इसीलिए इसमें ऑप्शन आपका बी इज राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की हम सब बात करें तो अगला क्वेश्चन आपका है, पीने के लिए सुरक्षित पानी को क्या कहते हैं? ऑप्शन है ताज़ा जल कहेंगे, पीने योग्य पानी कहेंगे, या फिर अशुद्ध जल कहेंगे, या फिर नल का पानी कहेंगे। इसमें दोस्तों आपका होगा पीने योग्य पानी। पीने के लिए सुरक्षित पानी को हम सब क्या कहेंगे? पीने योग्य पानी। अगर हम सब पीने योग्य पानी की बात करें तो दोस्तों पूरे पृथ्वी पर सिर्फ 0.65% ही पीने योग्य पानी है। कितना? 0.65% ही। अगला क्वेश्चन है, कह रहे हैं कि वर्ष 1984 की भोपाल गैस त्रासदी निम्न में से किस गैस के रिसाव के कारण हुई थी? ऑप्शन है मीथेन, मिथाइल आइसोसाइनाइड, या फिर नाइट्रस ऑक्साइड, या फिर कार्बन मोनोऑक्साइड। इसमें आपका राइट आंसर है दोस्तों मिथाइल आइसोसाइनाइड। इसी के कारण जो है भोपाल गैस त्रासदी हुई थी 1984 में। अगर दोस्तों इसकी हम सब रासायनिक नाम की बात करें तो मिथाइल आइसोसाइनाइड के इसका होता है CH3NCO। यह एक हानिकारक गैस है जिसका प्रयोग हम सब कहाँ पे किया जाता है? कार्बाइड कारखाने में प्रयोग कीटनाशक रसायनों के निर्माण में किया जाता है। इसी के ही रिसाव से यह त्रासदी हुई थी। उसमें लगभग जो आंकड़ा बताता है उसमें 2500 व्यक्ति मरे थे और करीब हजारों व्यक्ति इसमें घायल हुए थे, जो कि सरकारी आंकड़ा बताया था। बाकी और कितने लोग मरे थे इसका फैक्ट डाटा नहीं है। अगला क्वेश्चन है
कह रहे हैं विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। ऑप्शन है आपके पास 5 जून, 2 दिसंबर, 16 सितंबर या फिर 11 जुलाई। इसमें दोस्तों विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कह रहे हैं कि एम एस स्वामीनाथन एक हैं परिस्थिति वैज्ञानिक है, पत्रकार हैं, कृषि वैज्ञानिक या फिर पक्षी वैज्ञानिक हैं। जो एम एस स्वामीनाथन हैं वह दोस्तों कृषि वैज्ञानिक हैं। कौन है? कृषि वैज्ञानिक हैं। एम एस स्वामीनाथन के दोस्तों हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? एम एस स्वामीनाथन को कहा जाता है। इसमें अगला क्वेश्चन है, कह रहे हैं कि वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन, इसके बाद क्या है हम अगले में देखते हैं, कहाँ स्थित है, इसको आपको बताना है। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों देहरादून में। कहाँ पे? देहरादून में स्थित है वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन, WII, वो जो है देहरादून में स्थित है। ये जो दोस्तों कि भारतीय वन्यजीव संस्थान है, कैसे संस्थान है? वन्यजीव संस्थान है। अगला क्वेश्चन है, करें प्रकाश संश्लेषण के दौरान हरे पौधे निम्न में से किसे सोख लेते हैं। ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। जो प्रकाश संश्लेषण होता है दोस्तों तो वह पौधे जो है किसे सोखते हैं उसको आपको बताना है। इसमें दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड को क्या किसे सोखते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड को सोख लेते हैं। अब देखिए दोस्तों प्रकाश संश्लेषण के दौरान जो पौधे होते हैं वह कार्बन डाइऑक्साइड को जो CO2 है उसे सोख लेते हैं और वह जो है ऑक्सीजन को मुक्त करते हैं, जिससे पर्यावरण शुद्ध बना रहता है। अगला क्वेश्चन है, अपशिष्ट उत्पादों को खाने वाले जीवों को कहा जाता है। ऑप्शन है शाक भक्षी कहा जाता है, मृतक भक्षी कहा जाता है, मांस भक्षी कहा जाता है, रसायन भक्षी कहा जाता है। इसमें दोस्तों आपका ऑप्शन सही होगा, मृतक भक्षी कहा जाता है। अपशिष्ट उत्पादनों को खाने वाले जीवों को मृतक भक्षी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, करें तप्त भौम जल से किस प्रकार की ऊर्जा प्राप्त होती है। ऑप्शन है भूतापीय ऊर्जा, जल विद्युतीय ऊर्जा, सौर ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा। ताप भौजल में दोस्तों भूतापीय ऊर्जा उत्पन्न होती है। कौन सा? ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा, भूतापीय ऊर्जा उत्पन्न होती है। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे कह रहे हैं 16 घास स्थल कहाँ पाए जाते हैं। ऑप्शन है आपके पास हिमालय में, पश्चिमी घाट में, पूर्वी घाट में या फिर विंध्याचल। इसमें आपका राइट आंसर होगा दोस्तों पश्चिमी घाट में। जो 16 घास स्थल है दोस्तों वह पश्चिमी घाट में पाए जाते हैं। ये 16 घास स्थल है दोस्तों वह जो उष्णकटिबंधीय जंगलों के रूप में भी जाना जाता है। इस तरीके से जो घास के स्थान होते हैं दोस्तों ऊंचाई वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं, जहाँ पे ज़्यादा ऊंचाई होता है वहाँ पे यह पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में पेलिकल पक्षी कहाँ प्रजनन करते हैं, इसको आपको बताना है। ऑप्शन है पहला कुक्कारे वेल्लूरू, नोलापट्टू, कुंतनकुलम या फिर ये सभी। इसमें आपका राइट आंसर होगा दोस्तों यह सभी जो है ये सभी जगह प्रजनन करते हैं। यहाँ पे मीनमाता रोग की बात कर रहा है दोस्तों। मीनमाता रोग ऐसी मछली खाने से होता है जिसमें अधिक मात्रा में पाया जाता है। ऑप्शन है कैडेमियम, आर्सेनिक, पारा या फिर ये सभी। जो मीनमाता रोग है जो दोस्तों वह इसमें आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जिसमें पारा अधिक होता है। पारा का सूत्र रासायनिक नाम होता है दोस्तों HG होता है।
अब सब अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे कह रहे हैं कि ओजोन परत का अधिकतम हास्य निम्न में से किस पर हुआ है। ऑप्शन है भूमध्य रेखा, उत्तरी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। इसमें दोस्तों आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ओजोन परत का जो अधिकतम ह्रास हुआ है वो आपका दक्षिणी ध्रुव पे हुआ है। अब देखिए दोस्तों, जो सबसे पहले पता चला था 1985 में ओजोन मैपिंग स्पेक्ट्रम मीटर के द्वारा, जो कि दक्षिणी ध्रुव पर एक ओजोन छिद्र का पता लगाया गया था। ओजोन क्षेत्र से दोस्तों जो सूर्य की किरणें हैं वो सीधा जो है ज़मीन पे पहुंचती हैं, जिससे त्वचा के लिए सूर्य की किरणें बहुत ही हानिकारक होती हैं, जिससे सबसे ज़्यादा डर है कैंसर होने, त्वचा कैंसर होने के लिए सबसे ज़्यादा संभावना होती है। अगला क्वेश्चन है, कह रहे हैं निम्न में से कौन सा भारत का प्रथम मुख्य न्यायाधीश था। इसमें आपको बताना है हीरालाल जेकानिया, एम पतंजलि शास्त्री, मेहरचंद महाजन या फिर आर दास। जो भारत के मुख्य न्यायाधीश थे, पहले न्यायाधीश थे दोस्तों, वह आपके थे हीरालाल जेकानिया। और अगर इनका कार्यकाल की बात करें तो जो दोस्तों हीरालाल जेकानिया के, इनका कार्यकाल 26 जनवरी 1950 से 6 नवंबर 1951 तक था। लेकिन अगर जैसे हम सबसे पहले न्यायाधीश की बात करें तो सबसे पहले जैसे भारत आज़ाद नहीं हुआ था ब्रिटिश शासनकाल के दौरान, तो सबसे पहले जो मुख्य न्यायाधीश थे सर एलिजा एम्पे थे। इसको आप ध्यान दीजिएगा। चलिए अगला हम देखते हैं, रेड डाटा बुक किससे संबंधित है। ऑप्शन है आपके पास विलुप्त के करीब जीव, नदियों में प्रदूषण, घटता भूगर्भ जल स्तर, वायु प्रदूषण। रेड डाटा बुक जो है दोस्तों वो आपका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, विलुप्त के करीब जीव से संबंधित है। अब देखिए दोस्तों, जो रेड डाटा बुक है इसे आपके पौधे हो गए, जंतु हो गए, अन्य जीव हो गए, सभी के लिए अलग अलग डाटा निकलता है। लेकिन अगर विलुप्त के करीब जो जीव होते हैं उनके लिए रेड डाटा बुक निकलता है, जिसे हम IUCN कहते हैं। क्या कहते हैं? IUCN कहते हैं। अगर IUCN की हम सब बात करें तो दोस्तों IUCN का मतलब होता है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। यह IUCN का फुल फॉर्म है। चलिए अगला क्वेश्चन हम सब देखते हैं। कह रहे हैं इनमें से कौन वर्तमान राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष हैं। ऑप्शन है मालिनी भट्टाचार्य या फिर गिरिजा व्यास, रेखा शर्मा या फिर यास्मीन अबरार। इसमें आपका राइट आंसर होगा दोस्तों, एक मिनट, इसको आप ध्यान दीजिएगा। जो यहाँ पूछ रहा है ना कौन सी वर्तमान राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष हैं, या 2018 की बात कर रहा है, क्योंकि हम सब पेपर जो सॉल्व कर रहे हैं 2018 के बेस पे कर रहे हैं, इसलिए आप आज से तुलना न करने लगना कि नहीं आज के तो दूसरे हैं, उस समय के दूसरे हैं। उस समय रेखा शर्मा थी। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक किसके द्वारा आयोजित की जाती है। संसद, राष्ट्रपति, लोकसभा के अध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों राष्ट्रपति द्वारा। जो लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक बुलाई जाती है तो यह जो है आपके राष्ट्रपति बुलाए जाते हैं। यह तब बुलाते हैं जैसे कोई विधेयक है लोकसभा में पास हो गया, राज्यसभा में नहीं पास हो रहा है, तो फिर उसके लिए राष्ट्रपति संयुक्त बैठक बुलाकर सभी सदस्यों से तब वह पास कराता है। तभी वह जो संयुक्त बैठक होती है तभी बुलाया जाता है, जब कोई बिल की बात होती है तभी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कह रहे हैं कि संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था संबंधी प्रावधान किए गए हैं। ऑप्शन है पहला 3 में किए गए हैं, कि 9 में किए गए हैं, कि 4 में किए गए हैं, कि 6 में किए गए हैं। इसमें आपका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, 9 में किए गए हैं। कह रहे हैं कि संविधान के भाग 9 अनुच्छेद 243 तथा अनुसूची 11 में पंचायती राज की व्यवस्था का प्रावधान किया गया है। अगला क्वेश्चन है,
कह रहे हैं कि 74वें संविधान संशोधन का संबंध है किससे, इसको आपको बताना है। राष्ट्रपति की शक्तियों से है, ग्रामीण स्थानीय स्वशासन से है, या फिर शहरी स्थानीय स्वशासन से है, या फिर संसद की शक्तियों से। जो 74वां आपका संविधान संशोधन हुआ था दोस्तों, वह आपका ऑप्शन नंबर बी, शहरी स्थानीय स्वशासन से है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर है। इसमें अगला क्वेश्चन है, कह रहे हैं कि किसी गैस के वर्षा के पानी में घुलने से वर्षा का पानी अम्लीय हो जाता है। किस गैस के घुलने से, उसको आपको बताना है। कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, या सल्फर डाइऑक्साइड। इसमें आपका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, करें सल्फर डाइऑक्साइड। जो आपका SO2 होता है, इसी के घुलने से पानी अम्लीय हो जाता है। करें भारतीय संविधान में विधि का शासन विचार कहाँ से लिया गया। ऑप्शन आपके पास है, स्विट्जरलैंड से लिया गया, अमेरिका से लिया गया, इंग्लैंड से लिया गया, कि आयरलैंड से लिया गया। इसमें आपका जो विधि का शासन लिया गया है दोस्तों, वो आपका इंग्लैंड से लिया गया है। अगला क्वेश्चन है, कह रहे हैं लोकसभा में चुनाव हेतु अधिसूचना कौन जारी करता है। यह क्वेश्चन बहुत एग्जाम में पूछा गया है दोस्तों, इसको आप ध्यान दीजिएगा। कह रहे हैं गृह मंत्रालय, भारत का निर्वाचन आयोग, राष्ट्रपति, या फिर लोकसभा। जो लोकसभा चुनाव हेतु अधिसूचना जारी करता है दोस्तों, वह आपका भारत का निर्वाचन आयोग करता है। अगर निर्वाचन आयोग की स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना दोस्तों 25 जनवरी 1950 को हुई थी। यहाँ पे कह रहे हैं लोकसभा की कार्यवाही के प्रथम घंटे को कहा जाता है, क्या कहा जाता है। शून्यकाल कहा जाता है, कि सार्वजनिक काल कहा जाता है, कि विशेषाधिकार काल कहा जाता है, कि प्रश्नकाल कहा जाता है। जो लोकसभा का प्रथम घंटा हो दोस्तों, उसे प्रश्नकाल कहा जाता है। इस जो संसद का प्रथम घंटा होता है, इसका प्रश्न पूछने के लिए होता है। इस दौरान जितने सदस्य होते हैं वह प्रश्न पूछते हैं, और उसका उत्तर जो है मंत्री देते हैं। 3 प्रकार के प्रश्न होते हैं, जैसे एक होता है आपका तारांकित होता है, अतारांकित होता है, तथा अल्प सूचना वाले होते हैं एक। अगला क्वेश्चन है, कह रहे हैं वर्षा जल संग्रहण क्या है। आपके पास ऑप्शन है, पानी का वितरण है, प्रयुक्त जल का संग्रह और भंडारण है, वर्षा जल का जमाव और भंडारण है, उपयुक्त से में से कोई नहीं। इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। वर्षा जल का जमाव और भंडारण है। वर्षा जल का संग्रहण का मतलब है कि उसका संग्रहण करना, उसका जमाव करना, भंडारण करना। अपने यहाँ तो नहीं, लेकिन राजस्थान के साइड में आप देखेंगे तो वहाँ पे वर्षा का जल को बावड़ियों में टंकी बनाए रहते, उसमें इकट्ठा करते हैं। अगला क्वेश्चन है, करें भारतीय गैंडा कहाँ संरक्षित है। ऑप्शन है बांदीपुर नेशनल पार्क, कॉर्बेट नेशनल पार्क, काजीरंगा नेशनल पार्क, या फिर गिरी नेशनल पार्क। अब देखिए दोस्तों, ये जो आपका गैंडा संरक्षित की बात करें, ये आपका काजीरंगा नेशनल पार्क में है। कहाँ पे, काजीरंगा नेशनल पार्क। यह है कहाँ दोस्तों, यह आपका असम में है। इसमें अगला क्वेश्चन है, कह रहे हैं दोस्तों निम्न में से कौन सा क्रम पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा प्रवाह के संबंध में सही है। ऑप्शन है उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटक, या फिर उत्पादक, अपघटक, उपभोक्ता, या फिर अपघटक, उपभोक्ता, उत्पादक, या फिर उपभोक्ता, उत्पादक, अपघटक। अगर इसका हम सब राइट आंसर देखें दोस्तों, सबसे पहले क्या होगा, उत्पादक होगा, फिर क्या होगा, उपभोक्ता होगा, उत्पादक हो गया आपका, उपभोक्ता हो गया, फिर उसके बाद अपघटक होगा। यह आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है आपका,
निम्न में कौन सी ग्रीन हाउस गैस वातावरण में सबसे अधिक मात्रा में उपस्थित है? ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड, प्रोपेन, एथेन या फिर मीथेन। इसमें आपका राइट आंसर होगा दोस्तों ग्रीन हाउस गैस पूछ रहा है तो यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड होगा। ये दोस्तों आपका आज हम सब CDP ख़त्म किए, हिंदी ख़त्म किए और EVS आपका ख़त्म किए। अभी आपका संस्कृत, इंग्लिश और मैथ का हम सब अगले वीडियो में कवर करेंगे। आज के लिए वीडियो यहीं पे हम सब समाप्त करते हैं। धन्यवाद।